हेलो दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर पाथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं अरुणेश आर्य आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए टॉपिक लाया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बायलैंग्वेल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेम बेनिफिशियल है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है और इस वजह से जो है आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? इनमें से किसने भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो भारत का संविधान 1946 से 1949 के बीच में बना है। संविधान शब्द जो है उसे समझना बहुत जरूरी है। संविधान शब्द जो है उसका मीनिंग है स्वयं द्वारा, स्वयं के लिए बनाया गया विधान यानी कानून। कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई देश अपने लिए खुद निर्धारित करता है कि मैं किस व्यवस्था में रहूंगा, किन कानूनों के अंतर्गत रहूंगा, किन नियमों के अंतर्गत रहूंगा, तो वो उस व्यक्ति या उस संस्था या उस देश का संविधान होता है। और भारत का जो संविधान है, संविधान जो शब्द है, ये भारतीय लोगों में एकदम से मांग नहीं उठी थी। ब्रिटिश काल में बहुत धीरे धीरे जो है पढ़े लिखे भारतीयों ने इसकी डिमांड की थी। कैसे भारतीय लोगों ने सोचा कि हमारा भी संविधान होना चाहिए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है छोटी सी, और वो हिस्ट्री के ऊपर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। यानी 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना, 1858 में 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। लेकिन भारत के जिन हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था वो ब्रिटिश संसद के अधीन चले गए। तो ब्रिटिश संसद से भारत में समय समय पर जो कानून आए, जो एक्ट लागू होकर आए, जिससे भारत में समय समय पर शासन करने की पद्धति में जो जो परिवर्तन आए, उसे हम बोल सकते हैं संवैधानिक विकास भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया। और उसी वजह से जो परिवर्तन बार बार भारत में आ रहे थे उन एक्ट की वजह से, उससे पढ़े लिखे भारतीयों में ये सोच बनी थी कि भारत में भी संविधान होना चाहिए और भारतीय लोगों को भी अधिकार होने चाहिए। इस वजह से धीरे धीरे जो संविधान का बोध भारत में हुआ, उन पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाले एक्ट की वजह से, तो उसी को हम बोल सकते हैं संवैधानिक विकास। एक अच्छा टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एमसीक्यू कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादा ना बताते हुए सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इनमें से किसने भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा जो प्रभाव डाला है वो डाला है 1935 के एक्ट ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने जो है सबसे गहरा प्रभाव डाला। जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान बनाना शुरू किया था, भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों के संविधान की स्टडी की थी और उनमें से 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिसमें से कुछ ना कुछ भारत के संविधान में लिया गया है। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो एक्ट 1935 में पारित होकर आया था वो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का और उसे लगभग एज इट इज भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला 1935 के एक्ट ने। इससे आगे सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। भारत में शासन के लिए प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास किस माध्यम से किया गया?
तो पहली बार भारत के लोगों को कानून बनाने के माध्यम में पहली बार कब शामिल किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास किस माध्यम से किया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1861 में जो एक्ट आया था जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1861 में आया था, स्पेशली लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम जो है इंडिया के वायसराय थे, और उनके टाइम में जो है पहली बार ये व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों को ये मौका दिया गया, जो भारतीय, जो राजा महाराजा अंग्रेजों के वफादार थे, उनमें से किसी प्रतिनिधि को जो है इस काउंसिल में एज ए मेंबर शामिल किया जा सकता था, और उनको जो भी ब्रिटिश सरकार कानून बनाएगी उसमें सलाह देने का अधिकार था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत में शासन के लिए प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास किया गया 1861 के एक्ट के अंतर्गत। यहां पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए 1861 के एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में द्वैध शासन पेश किया गया, द्वैध शासन पेश किया गया, दोहरा शासन पेश किया गया, डायरची सिस्टम को पेश किया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से आता है। दोहरे शासन की बात करें तो द्वैध शासन जो है, दोहरा शासन, इससे रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, 1765, इसके अलावा 1919 और 1935। 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? दोहरा शासन, इसका सबसे पहली बार उल्लेख जो है वो हुआ है 1765 में, जब बक्सर का युद्ध हार गया था बंगाल, अवध और मुगल शासक इकट्ठे होकर, तब इलाहाबाद की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। 2 संधियां हुई है इलाहाबाद की संधि 1765 में, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि मुगल शासक के साथ में, शाह आलम सेकंड के साथ में, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। लेकिन यहां दोहरे शासन की हम बात करें तो 1765 में ब्रिटिश काल में जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके अंतर्गत बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन आता है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, तो फिर हमें करना पड़ेगा 1765 में। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, तो यहां आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि 1919 में जो एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, जिसे हम बोल सकते हैं मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको हम मोंटफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में इंडिया के इंडियन सेक्रेटरी यानी जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड मोंटेग्यू थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1919 में इंडिया के वायसराय थे। उनके टाइम में जो सुधार हुए उसी के लिए जो एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार स्टेट्स में गवर्नर के साथ साथ जो है, पहली बार जो है वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, उनको भी कुछ मामलों में कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे। यानी 1919 के इस एक्ट के अंतर्गत 2 लिस्ट बनाई गई थी, एक का नाम था आरक्षित सूची रिजर्व लिस्ट, और दूसरी का नाम था हस्तांतरित सूची यानी ट्रांसफरेबल लिस्ट। और
ट्रांसफरेबल लिस्ट में पहली बार जो है विधानसभा के सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार मिला था, यानी एक ही राज्य में गवर्नर के साथ साथ विधानसभा के सदस्यों को भी अलग अलग मामलों में कानून बनाने का जो अधिकार मिला उसे हम बोल सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार द्वैध शासन पेश किया गया था। और 1935 इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1935 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस एक्ट में जो है केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन बनता है किस एक्ट के माध्यम से केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, सेंटर में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, तो वो हुई थी 1935 के एक्ट के अंतर्गत। कारण उसका ये है कि प्रांतों में गवर्नर और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार पहली बार 1919 में मिला और केंद्र में वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया 1935 के एक्ट में। कुछ मामलों में गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, कुछ मामलों में केंद्र की विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी, जिसे आजकल हम संसद बोलते हैं। तो इसलिए केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में, राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में और बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत 1765 में। तो यहां पर उसने केंद्र वर्ड यूज नहीं किया, उसने भारत बोला है, तो हम बंगाल के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है वो, तो इसलिए यहां पर आंसर आएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड बाय द, भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1599 में, 1599 में, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, मोनोपोली दे दी। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड से कोई भी व्यापारी और कोई भी कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ आकर व्यापार नहीं कर सकती। यानी एक ऑथोराइज्ड कंपनी जो ब्रिटेन के शासन के द्वारा बना दी गई, वो बना दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये कंपनी जो है 1757 में और 1764 में पलासी और बक्सर का युद्ध करती है। बनाया गया था इसको भारत के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन अब जो है ये भारत में युद्ध कर रही थी। इस वजह से इस कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया पार्लियामेंट ने कि जिस कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड के लिए भेजा गया था वो अब जो है भारत में युद्ध कर रही है, तो क्यों ना इस कंपनी को खत्म कर दिया जाए। तो शुरुआत में तो इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो है चार्टर एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। लेकिन यहां पर भी इस तरीके से 3 क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है चाय और तंबाकू, टी और टोबैको, इन दोनों को छोड़कर जो है बाकी सभी व्यापारिक अधिकार खत्म किए गए थे। इस वजह से एक तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो आंसर करेंगे हम 1813। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण व्यापारिक अधिकार, कंप्लीट ट्रेड जो है, कब एबॉलिश किया गया, तो फिर हम करेंगे 1833, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 में अगले 20 साल के लिए चाय और तंबाकू के व्यापार के साथ साथ भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का अधिकार दिया गया था। इस वजह से पूर्ण व्यापारिक अधिकार, कंप्लीट ट्रेड जो है, उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनता है, 1833 होगा वहां पर आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष जो है इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली, तो हमें आंसर जो है 1813 करना पड़ेगा। क्यों 1813 करना पड़ेगा? कारण उसका यह है
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई 1813 में, तो इसका सीधा सा मतलब था कि अब जो है इंग्लैंड की कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, उनके लिए रास्ते खुल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स, द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। 4 एक्ट दिए गए हैं, इनको जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, तो इनको क्रमानुसार लगाना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में लॉर्ड पिट्स के टाइम में। चार्टर एक्ट इंडिया में बहुत से आए हैं, लेकिन सबसे पहला चार्टर एक्ट जो है 1793 में आया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। तो यही सीक्वेंस बन जाएगा 1 2 3 4, फर्स्ट आंसर इसमें हो जाएगा। With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by। भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया। वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया 1813 में। Two independent states of India and Pakistan were created by। 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान बनाए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान जो बने हैं वो 3 जून जो योजना थी उसके अंतर्गत बने हैं, जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान तैयार किया था, जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन होगा, भारत के 2 टुकड़े होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया और पाकिस्तान को इंडिविजुअल जो है अलग अलग जो है पावर ट्रांसफर कर जाएगी। इस प्रकार का प्लान तैयार किया था, और इस प्लान को तैयार करके जो है एक बिल भेज दिया गया था 11 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट बिल, लेकिन बिना कोई वाद विवाद के ये बिल 1 हफ्ते के अंदर जो है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया, और इसको नाम दे दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान बनाए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत। इससे आगे क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है, यहाँ पर असर्शन और रीजन से रिलेटेड, कथन और कारण से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो असर्शन और रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर जो एक्सप्लेन किया हुआ सेकंड स्टेटमेंट ने, तो आंसर जो है फर्स्ट उसमें हो जाता है। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। कथन और कारण, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन पेश किया गया। कारण जो है इसमें दिखाया गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कमेटी ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने। The Government of India Act 1919 was passed by the British Parliament to introduce diarchy in the provincial government। रीजन जो दिया गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कमेटी हैज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ diarchy in the provincial government। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश संसद ने 1919 में जो एक्ट पास किया था उसमें दोहरे शासन को प्रांतों में लागू किया गया था। पीछे हमने क्वेश्चन किया है ये, और उसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कमेटी ने तैयार किया था। तो इसलिए दोनों सही है, एक्सप्लेन भी सही तरीके से किया गया है, इसलिए इसमें आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट भी कहा जाता है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द। 1935 के एक्ट की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 का जो एक्ट था, इसमें 2 लिस्ट बनाई गई थी।
एक तो आरक्षित सूची थी और दूसरी जो है आपका हस्तांतरित सूची थी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक दूसरे प्रकार की लिस्ट भी थी जो प्रांत और केंद्र से संबंधित थी, जिसे हम बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। आज के भारत के संविधान में हम देखते हैं 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट। तो इस वजह से 1935 के एक्ट के अंतर्गत संघ सूची जो है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, राज्य सूची उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था, और इसके अलावा केंद्र के अंतर्गत भी जो दोहरा शासन स्थापित किया गया था उसमें आरक्षित सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, और हस्तांतरित सूची जो थी ट्रांसफर लिस्ट उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को था, यानी केंद्रीय विधानसभा को था। लेकिन ऐसे विषय जो ना तो आरक्षित सूची में थे और ना ही हस्तांतरित सूची में थे, उन सभी बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं इसमें आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। इनमें से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने गुलाम का चार्टर के रूप में उल्लेखित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने गुलाम का चार्टर जो अनाउंस किया था वो कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, क्योंकि 1935 का एक्ट जो था उसके लिए जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये जो एक्ट है इसमें अधिकार केंद्रीय विधानसभा को देने के बावजूद जो वीटो पावर जो है गवर्नर जनरल के अधिकार में दिए गए हैं और अवशिष्ट अधिकार जो है गवर्नर जनरल के अधिकार हाथ में दिए गए हैं, इस वजह से गुलाम का चार्टर है। यानी इसको इन्होंने एक ऐसी कार की भी संज्ञा दी थी जिसमें इंजन नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है, 1935 के एक्ट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडॉप्ट जो किया था इनमें से किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? अडॉप्ट जो किया है वो किया है 26 नवंबर 1949 को। 1949 को जो है अडॉप्ट किया है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 1949, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा 1950, क्योंकि ये इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। Which act introduced diarchy at the center? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो केंद्र में द्वैध शासन हमने पीछे ही किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत 1935 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी। Which was not a member of कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया था सत्ता के हस्तांतरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पावर इंडियंस के हाथ में ट्रांसफर करके जाएगी तो किस प्रकार से करके जाएगी, क्या प्रोविजन होगा, इसके लिए मार्च 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 कैबिनेट मंत्री भारत में आए थे, और उसी को हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं, जिसने डिसीजन लिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंडिया में इलेक्शन हो और जो सरकार चुनाव जीत कर आए उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पावर ट्रांसफर करके चले जाएगी। बाद में डिसीजन ये लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसी में से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, उसी को पावर ट्रांसफर की जाए। तो अंतरिम सरकार को ही बाद में पावर ट्रांसफर की गई थी। लेकिन जो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे उसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन जो उसमें मेंबर नहीं थे। यहाँ तक कि पैथिक लॉरेंस जो है उस समय इंडिया के इंडियन सेक्रेटरी भी थे, इस वजह से वो इस मिशन के चेयरमैन भी थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉन साइमन, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 का है जो भारत में आया था, जिसका पूरा विरोध हुआ था भारत में। इस वजह से जॉन साइमन इसमें आंसर नहीं होगा, सॉरी इसमें मेंबर नहीं था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो लागू हुआ अभी हमने किया था 26 जनवरी 1950 को, और भारत गणतांत्रिक देश बन गया था 26 जनवरी 1950 को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम।
प्रोवाइडेड इन द केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान के अंतर्गत किसके अंतर्गत बांटा गया? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि संघ सूची और राज्य सूची ये सबसे पहली बार 1935 में एक्ट में आई थी। इस वजह से ये जो है 1935 के एक्ट में आई थी। और आज के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया हुआ है, लेकिन संघ सूची और राज्य सूची जो है वो ऑलरेडी 1935 के एक्ट में थी। Who was the chairman of the Union Power Committee of Constitution Assembly of India? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष संविधान सभा में था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछा जाता है कि संघीय संविधान समिति यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो हम बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछा जाता है कि राज्य संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रोविंशियल कमेटी का चेयरमैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और संघीय संविधान समिति का चेयरमैन जो है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो अभी हमने किया था, भारत का संविधान गठित हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, भारत के संविधान को अपनाया गया हमने किया था 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया। Who presided over the first meeting of the Indian Constituent Assembly? भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक संविधान सभा की हुई 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन जो है सभी संविधान सभा के सदस्यों ने शपथ लेनी थी, प्लेज लेनी थी, ओथ लेनी थी। और हमेशा यही होता है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाता है और आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर होता है, जो भी उसमें सबसे सीनियर है। तो इस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की, सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। तो आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Who among the following was the advisor to the drafting committee of Constituent Assembly? इनमें से कौन संविधान सभा में प्रारूप समिति के सलाहकार थे? प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी भारत के संविधान की, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे चेयरमैन के समेत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो तो अध्यक्ष हैं, लेकिन यहां पर आंसर हो जाएगा बी एन राव, क्योंकि इसमें सलाहकार पूछा है। तो या तो पूछा जाता है क्वेश्चन प्रारूप समिति के सलाहकार कौन थे, तो हम बोलेंगे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। और क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कमेटी की जगह पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, तो भी हमें करना पड़ेगा बी एन राव। संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया, तो अभी हमने किया था 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसलिए इसने काम करना शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को। इनमें से संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, के मुंशी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो भारत में ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1934 में इन्होंने इसको बनाया था मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा मिलकर। और इसके अलावा 1977 के जेपी मूवमेंट
से भी संबंधित है जयप्रकाश नारायण। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन जो है इसको अपना लिया गया था, अंगीकृत कर लिया था, इसको भारत का एक अंग मान लिया था कि ये अब भारत का अंग है, भारत का पार्ट है, और इसको एडॉप्ट करने के बाद में इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोटेम स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगाया? हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग जो है इतना टाइम लगा, और लगभग 64 लाख रुपए जो है इसको बनाने में खर्च हुए। मूल संविधान की 3 प्रतियां बनाई गई थी, 3 कॉपीज बनी थी, और संविधान सभा में जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए, उसमें सबसे पहला सिग्नेचर जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अभी पीछे किया था हमने, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसने ये डिसीजन लेना था कि भारत के संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए थे। एक प्रकार का ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था संविधान का, वो प्रारूप समिति ने किया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष समेत टोटल जो है 7 मेंबर्स थे। संविधान सभा के सदस्य, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो यही आंसर हो जाएगा। जून 1946 में जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए, तो वो चुने गए थे प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, यानी हर स्टेट में जो एमएलए चुने गए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने गए थे, उन्हीं ने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इसलिए इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, इसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा आम जनता ने चुना, यानी आम जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना था प्रांतों के, और उन्होंने आगे जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने इनमें से किस अवधि के दौरान भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को। इसलिए आंसर ये हो जाएगा कि इस अवधि के दौरान जो है अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 लिस्ट दी गई हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यानी वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट्स हैं वो कौन कौन सी गवर्नमेंट, किस टाइप के सिस्टम्स हैं, और वो किस टाइप की प्रिंसिपल्स हैं उनके। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पावर, जहां पर राष्ट्रपति के हाथ में ज्यादातर पावर्स होती हैं, वो तो उसे हम बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें क्लोज रिलेशन होता है कार्यकारी और विधायिका के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। फेडरल सिस्टम जो है संघीय पद्धति, वहां पर डिवीजन ऑफ पावर्स होती है केंद्र और राज्यों के बीच में, जैसे कनाडा में है। यूनिटरी सिस्टम जो है, जहां पर एक ही व्यवस्था है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर होती है केंद्र सरकार के हाथ में। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो राष्ट्रपति सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है, संघीय यानी संसदीय पद्धति में कार्यकारी और कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध है। फेडरल सिस्टम जो है संघीय सिस्टम, इसमें डिवीजन ऑफ पावर है केंद्र और राज्यों के बीच में। यूनिटरी सिस्टम जो है एकीकृत पद्धति, उसमें कंसंट्रेशन पावर होती है केंद्र के पास में। इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर संविधान लिखा ही नहीं हुआ। अलिखित संविधान का, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब है वो मतलब ये है कि वहां संविधान जो है जुडिशरी के हाथ में है, न्यायपालिका के हाथ में है, संसद के हाथ में है। यहां पर संसद, न्यायपालिका और आम नागरिकों के हाथ में है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत के किसी नागरिक की इच्छा हो गई, उसने मार्केट से बुक ली, भारत का संविधान पढ़ लिया क्योंकि आम जनता की पहुंच में है, लेकिन वहां जुडिशरी की पहुंच में है, जुडिशरी के हाथ में, इसलिए इसको बोलते हैं अलिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में संघीय शासन की व्यवस्था है? तो संघीय शासन की व्यवस्था जो है यूएसए में है। इनमें से यूएसए में है। हमने संघीय शासन की व्यवस्था भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से ली है, लेकिन संघीय शासन का कुछ रूप जो है हमने अमेरिका के संविधान से भी लिया है। इसलिए हम वहां पर यूएसए को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहां पर संघीय शासन की व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। ब्रिटिश ताज उदाहरण है। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव, क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, यानी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यकारी, अर्ध कार्यकारी, नॉमिनल कार्यकारी यानी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के जिसके पास में शक्तियां हो, और नॉमिनेटेड यानी जो नॉमिनेट करती है किसी चीज को। तो ब्रिटिश ताज में देखा जाए तो ब्रिटिश ताज किसके हाथ में? महारानी के हाथ में है। तो महारानी के पास में नाम मात्र की शक्तियां हैं, जैसे कि हमने भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन की महारानी से लिया है। नहीं, यहाँ पर महारानी के पास में जिस प्रकार की पावर है नाम मात्र की, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की शक्तियां हैं। हालांकि भारत के राष्ट्रपति के पास में ब्रिटेन की महारानी से कुछ मामलों में ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी उसे नाम मात्र की हम पावर बोल सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश ताज उदाहरण है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का, नाम मात्र की कार्यकारी का। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाज मेड बाय। लोकतंत्र के लिए घोषणा जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए किसके द्वारा घोषित की गई या बनाई गई? तो फिर हम बोल सकते हैं ये घोषित की गई, बनाई गई। फेमस अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये फेमस कोट दी है, ये फेमस प्रोवर्ब जो है उनके द्वारा लोकोक्ति दी गई है कि लोकतंत्र के लिए जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के द्वारा होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। तो ये प्रमुख फेमस स्टेटमेंट है, कोटेशन है अब्राहम लिंकन। What is Gandhi's definition of Ram Raj? Sovereignty of the people based on pure moral authority, the rule as it was during the time of Rama, the greatest good of all, the absolute power concentrated in the hands of king। तो राम राज के लिए महात्मा गांधी की परिभाषा क्या है? तो राम राज यानी शुद्ध नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी, यानी नैतिकता के आधार पर लोगों के ऊपर वही शासन हो जो लोगों के द्वारा हो, तो उसे रामराज की कल्पना महात्मा गांधी के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द। सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे अनिवार्य विशेषता, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे अनिवार्य विशेषता जो है वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर, यानी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व किसके प्रति? लेजिस्लेटर के प्रति, विधायिका के प्रति। आज की डेट में कार्यपालिका इंडिया में कौन है? तो कार्यपालिका इंडिया में, 1 सेकेंड, कार्यपालिका इंडिया में आज की डेट में किसे बोलेंगे हम? भारत सरकार को। और राज्यों में किसे बोलेंगे हम? राज्य सरकार को।
हमने भारत में काम करने के अधिकार किसको दिए हैं? चुनाव जितवाया हमने किसको है? बीजेपी को जितवाया है। नरेंद्र मोदी और उसके जितने भी मंत्री हैं वो आज की डेट में भारत की कार्यपालिका है, और राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके मंत्री राज्य की कार्यपालिका है। वो जो भी काम करेंगे केंद्र में, उसके लिए उनसे प्रश्न कौन पूछ सकता है? विधायिका पूछ सकती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? भारतीय राजव्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजव्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या रिलीजन? सुप्रीम कोर्ट है या संविधान है या संसद है या धर्म है? तो भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है भारत में धार्मिक व्यवस्था होगी, इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन borrowed by the Indian Constitution from? संघीय व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र सरकार की व्यवस्था है, किस देश के संविधान में लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, क्योंकि हमने किया है कि संघीय व्यवस्था जो है, फेडरल सिस्टम जो है, वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है भारत के संविधान में। द आइडिया ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन borrowed फ्रॉम इट द? आपातकालीन व्यवस्था का विचार भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन व्यवस्था इमरजेंसी एक्ट जो भारत के संविधान में आर्टिकल 352 में है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, और उसके बीच में भी आर्टिकल 352 से 356 के बीच में भी इमरजेंसी के टाइम के प्रोविजंस हैं। तो इमरजेंसी पावर्स भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहां से भारत के संविधान में इमरजेंसी पावर्स ली गई हैं। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था भारत में कहां से ली गई है? तो लोकपाल आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर लोकपाल के लिए मूवमेंट किया था 2013 में। उसके बाद से इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। तो लोकपाल भारत में स्थापित हो, सभी राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था हो कि जो सरकार जो है उसके मंत्री जो है, अगर जो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में गलत कदम उठाते हैं या किसी टाइप से जो है भ्रष्टाचार में, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो एक्शन ले। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए जो इसकी व्यवस्था जो है भारत में की जाए, इसके लिए 1966 और 70 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन था उसने सबसे पहले सिफारिश की थी कि भारत में लोकपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे तो 2013 में व्यवस्था हो गई, लेकिन ये कहां से लिया गया, कहां से प्रेरित था? तो ये अम्यूजमेंट इन स्कैंडिनेविया से संबंधित है, स्कैंडिनेविया के लोकपाल से संबंधित है यह व्यवस्था, वहां से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो लिस्ट दी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी पावर, इसके अलावा द यूनियन स्टेट रिलेशंस, और इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। इमरजेंसी पावर जो है वो हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी से, ये लिया गया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, थोड़ा सा मिक्स हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं बता देता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से, यानी संघ राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है ठीक उसी प्रकार से जैसे साउथ अफ्रीका के संविधान में हो सकता है, इसलिए 1, 2, 3, 4। इनमें से कौन सा भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है किसने? तो हमने किया था 1935 के एक्ट ने। दो लिस्ट फिर से आ गई हैं। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर ऑफ द यूनियन, तो संघ और केंद्र के पास में ज्यादा शक्तियां, कनाडा के संविधान से लिया संघीय व्यवस्था को, फंडामेंटल राइट्स लिया हमें, मूल अधिकार लिए हमने यूएसए के संविधान से, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी भारत के संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। सेम भारत राज्यों का संघ है, संघ की मुख्य शक्ति के साथ, कनाडा के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, केंद्र राज्य संबंधों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। Of the following words in the preamble of the Constitution of India, which was not inserted through the Constitution, 42nd Amendment Act 1976, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल नहीं किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 जो भारत में इमरजेंसी के टाइम में लाया गया था, 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो आंतरिक अशांति के नाम से भारत में जो इमरजेंसी लागू की थी, उस दौरान जो संविधान में संशोधन हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, उसके अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो उन शब्दों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को शामिल किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को शामिल किया गया था। गरिमा यानी डिग्निटी को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। एट द टाइम ऑफ enactment of constitution, which one of the following ideas was not included in the preamble? संविधान के लागू होने के समय में से क्या प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो सोशलिस्ट शामिल नहीं था, क्योंकि हमने अभी किया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। बाकी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, जस्टिस यानी न्याय ऑलरेडी भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल थे। Which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? इनमें से किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अब तक एक ही बार परिवर्तन किया गया है और वो है 42वां संविधान संशोधन। यानी भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन प्रस्तावना में प्रियम्बल में अब तक जो है केवल एक ही संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को पढ़ा जाता है संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गणराज्य। तो इनमें से कौन सा वर्ड प्रस्तावना में पहले आया, कौन सा बाद में आया, वो देखना है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य है, तो आंसर होना चाहिए बी। द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों, उद्देश्यों को आगे में सविस्तार किया गया है। मौलिक अधिकारों में किया गया है, यानी जो प्रस्तावना है उसमें
जो आदर्श हैं वो आगे भी भारत के संविधान में रिपीट हुए हैं, तो मौलिक अधिकारों में रिपीट हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी रिपीट हुए हैं और मौलिक कर्तव्य में भी हुए हैं। इसलिए आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। From the following languages listed in the 8th schedule of Constitution, pick up the one which is official language of a state. वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इनमें से एक राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें शुरुआत में 4 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, उसके बाद में इसमें एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 और भाषाएं जोड़ी गई, तो टोटल मिलाकर उसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं। तो इसने बोला है कि वह भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है, लेकिन इनमें से एक राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, तो वो हो जाएगा उर्दू। उर्दू उसमें शामिल है और एक राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, यानी जम्मू कश्मीर की। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। शिक्षा विषय संबंधित था, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स ऑफ द, शिक्षा विषय संबंधित है, तो शिक्षा संघ सूची में था, संघ सूची में नहीं था, पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। अब जो है शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची में है। हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन बाद में जो है 4 और अनुसूचियां इसमें शामिल हुई। 9वीं अनुसूची 1951, इसके अलावा 10वीं अनुसूची 1985, 11वीं 1993, 12वीं 1994। तो इसलिए टोटल भारत के संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो आज की डेट में भारत के संविधान में टोटल 22 भारतीय भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थी, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी और उसके बाद में 4 और जुड़ी, तो टोटल मिलाकर अब 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा राजस्थानी और भोजपुरी, इनको भी इन 22 भाषाओं के अलावा शामिल किया जाए तो इस टाइप का बिल भारत के संसद में लगभग 6 सालों से 7 सालों से पेंडिंग है। अदरवाइज अगर जो उसको भी पास कर दिया जाए तो फिर 24 हो जाएंगी, लेकिन प्रेजेंट में 22 है। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान संशोधन की व्यवस्था अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 368 जो है वो संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। भारत के संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, ये आर्टिकल 368 में बताया गया है। With what subject to the Article 5 to 11 of Constitution of India deal, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में कौन सा विषय शामिल है? तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 अंडर आर्टिकल 5 to 11 तो हमें करना पड़ेगा सिटीजनशिप भारत की नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, या हम बोल सकते हैं आर्टिकल 5 से 11। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 61, भारत का संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस की जानकारी देता है कि अंडर आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की इम्पीचमेंट की व्यवस्था भारत के संविधान में
अमेरिका के संविधान से ली गई है और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है वो व्यवस्था की गई है। In which part of the Constitution details of citizenship are mentioned? तो which part हमने अभी किया है कि किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता की जानकारी देता है, आर्टिकल 5 से 11 और पार्ट 2। इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व बर्खास्तगी का उल्लेख है? Which one of the following provisions of the Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Ministers? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी का उल्लेख है? तो आर्टिकल 74 हो जाएगा इसमें आंसर। आर्टिकल 74 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे करेगा और मंत्रियों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। भारत का संविधान सीधे तौर पर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता, किंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? प्रेस को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता, यानी स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक हैं मौलिक अधिकारों में, उनमें से प्रेस को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई, लेकिन आम नागरिकों को जो बोलने का अधिकार है, वाक व अभिव्यक्ति की व्यवस्था, वो आर्टिकल 19(1)(a) में है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेस को मिल जाती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के कार्य शामिल हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाया गया था, और इसके लिए भारत के संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल को जोड़ा गया था। यहां पर ऑप्शन कटा हुआ है तो यहां पर हमें करना पड़ेगा 11th शेड्यूल। दो लिस्ट दी गई हैं भारत के संविधान का भाग और आपस में उनको जोड़ना है, किससे संबंधित है। तो पार्ट 4A जो है ये मौलिक कर्तव्यों संबंधित है, जिसे भारत के संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और पार्ट 9 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा इसमें। और पार्ट 9A जो है वो द म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से रिलेटेड है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यानी संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से, संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से, संविधान का भाग 9A वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके बाद में फिर से दो लिस्ट दी गई हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं और प्रोविजंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 14 जो है वो राइट ऑफ इक्वलिटी है, समानता के मौलिक अधिकार संबंधित है, A का 3 हो जाएगा। आर्टिकल 36 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों संबंधित है, 4 हो जाएगा। आर्टिकल 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संबंधित है, C का 2 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 73, 74 केंद्र शासित मंत्रिपरिषद संबंधित है। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट प्रोसेस संबंधित है, यानी A का 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और C का 2 हो जाएगा, और D का 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा D। अस्पष्टता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
रिलेटेड टू द एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया था आर्टिकल 17 के अंतर्गत। समानता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, उसमें जो अनुच्छेद 17 है वो भारत के संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करता है, छुआछूत को समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी सिस्टम को समाप्त करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बाय इम्पीच्ड, अभी पीछे ये क्वेश्चन आया था, तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था है।